हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का 14th क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये तुम लोगों को सबको पता है। ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए। डीएनए के सेगमेंट पे, टेम्पलेट पे, थ्रेड पे आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब हमको पता ही है कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, तो ये जो पूरी स्टोरी होगी ना, ये ट्रांसक्रिप्शन की स्टोरी को हम लोग कन्वर्ट किए हैं। एक छोटी सी स्टोरी तुम सुनो और उसी स्टोरी पे ये पूरी कहानी, ये जो पूरा है ना, ये तुम्हारे दिमाग में और इंक्लूडिंग एंजाइम्स का नाम सारे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। पहले स्टोरी को सुनो। तुम लोग एक कोई प्रोग्राम कर रहे हो, तुम लोग किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो और अपने कॉलेज में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो। इस प्रोग्राम में किसी दूसरे कॉलेज के बच्चों को इनवाइट किए हो, तो इनविटेशन उनको भेजे हो, उनके प्रिंसिपल को भी भेजे और उनको बोले कि सर आप लोग शाम के 8 बजे तक आ जाइएगा, हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है हमारे स्कूल्स में या कॉलेज में, इसमें आप लोग प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा और उसके बाद डिनर है तो एटलीस्ट आप लोग डिनर के टाइम पे जरूर आ जाइएगा। और तो उधर से बच्चों का फोन, जब तुम लोग अपने बच्चों को, दूसरे क्लास कॉलेज के बच्चों को फोन किए तो उधर से बच्चे कहते हैं कि सर वो आपके कॉलेज को हम लोग नहीं देखे हैं, कहां पे है, लोकेशन बताइए। तो तुम लोग क्या किए, बोले घबराइए नहीं, आप एक तुम किसी चौराहे का, जो तुम्हारा नियरेस्ट चौराहा था, वहां का तुम सिंबल दे दिए कि इस चौराहे पे आप लोग आ जाएंगे, अपनी गाड़ी से हो या बस से हो, और रेड सिग्नल पे उतर जाएंगे। वहां पे जो ट्रैफिक का सिग्नल्स होगा, उस चौराहे पे एक स्पेसिफिक कोई चौराहे का नाम ले लो, जैसे बहुत जगह जवाहरलाल नेहरू चौराहा कहलाता है ना, इंदिरा गांधी चौराहा, एनी चौराहा किसी के नाम पे, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा, इसी चौराहे पे सर आप लोग उतर जाएंगे। ये तुम लोगों ने कहा। चौराहे पे जो सिग्नल्स होता है दैट इज रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, मतलब यू विल ड्रॉप इन सिग्नल। जहां पे सिग्नल्स होगा वहीं पे सर आप लोग उतर जाएंगे। बोला उतर के कहां जाएंगे, बोला उतर के आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे कुछ कोर मेंबर आपके चौराहे पे खड़े रहेंगे। हमारे यहाँ जो पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, हम लोगों के 5-6 कोर मेंबर रहेंगे जो आप लोगों को वहां से कैरी करके एग्जैक्ट लोकेशन तक ले आएंगे। तो पहली कहानी हो गई, सिग्नल्स पे उनको उतरने के लिए कह रहे हैं दिस सिग्नल विल रेफर टू सिग्मा फैक्टर। ये सिग्नल सिग्मा फैक्टर होगा। दूसरा, तुमने कहा हमारे कुछ कोर मेंबर्स वहां पहुंचे रहेंगे जो आपको कैरी करके ले आएंगे। कोर एंजाइम इज मेंट फॉर इलोंगेशन। वो लोग जब सब कोई लाइन से आ रहे हैं, ऐसे करके लाइन से, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, सब लाइन से आ रहा है उस चौराहे से, क्योंकि चौराहे से बिल्कुल बगल में ही तुम्हारा लोकेशन है, सॉरी, तो उस लोकेशन पे आ रहा है वो, तो वो सब लाइन से आ रहा है। तो कोर एंजाइम, ये आरएनए बनने का इलोंगेशन, वो लाइन को देखो तो इलोंगेटेड लाइन दिख रही होगी, तो ये इलोंगेशन कहलाया, इलोंगेशन कहलाया। तो दूसरा फैक्टर था, सॉरी, दूसरा फैक्टर था इलोंगेशन फैक्टर। ये इलोंगेशन में कोर फैक्टर का काम था आरएनए को इलोंगेट करना। सिग्मा फैक्टर से स्टार्ट होगा, सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करेगा, वहीं पे सब लोग उतरे। तो चेन इनिशिएशन की शुरुआत ये आरएनए बन रहा था, चेन इनिशिएशन की शुरुआत सिग्मा फैक्टर से हुई, इलोंगेशन का काम कोर फैक्टर कर रहा था। अब सोचो 50 बच्चे आ गए और तुम्हारे डाइनिंग स्पेस पे 50 ही चेयर एंड कुर्सी लगी हुई थी। तो एक बच्चा जोर से अपने कोर फैक्टर को बोला कि अब उनको रोको, 50 बच्चे का जगह हो गई है, 50 बच्चे खाने को बैठेंगे तो बाकी लोग बेकार का खड़ा रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, उनको उधर ही रोक दो और थोड़ा सा घुमाओ, टहलाओ और फिर उन लोगों को लेके आना। तो रोकने को कह रहे थे कि रुको रुको, रो फैक्टर, रो फैक्टर, रोकने का काम कौन करेगा, रो फैक्टर। तो चलो 3 फैक्टर की कहानी बताए। इसके बाद वाले चैप्टर में
तो इससे भी ज्यादा जबरदस्त कहानी है। ये तो प्रोकैरियोट में 3 फैक्टर की कहानी बताया कि तुम लोग अपने कॉलेज में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किए, उस पार्टी में दूसरे कॉलेज के लड़के और लड़कियों को इनवाइट किए। They wanted to come but they don't know the exact place, इसलिए आपने लोकेशन बताया about अटल चौराहा, सेठ की अटल चौराहे पे उतर जाना और वहां पे सिग्नल्स होगा, उसी सिग्नल्स पे उतर जाना। मीनिंग बाय अब वहां से बच्चे आएंगे लाइन से, तो सिग्मा, सिग्नल स्टैंड फॉर सिग्मा, सिग्नल फैक्टर दोनों नाम मिलता जुलता, यहीं से आरएनए बनने की शुरुआत होगी। हमने अपने कुछ कोर मेंबर्स को वहां भेजा, उनको कैरी करके लाने के लिए, दे आर कोर फैक्टर, ये उनको कैरी करके लाएंगे। इलॉन्गेशन ऑफ आरएनए हो रहा है, वो लोग चले आ रहे हैं, इलॉन्गेशन ऑफ आरएनए हो रहा है। और तभी एक बच्चा बोला, सर 50 सीट्स जितने थे ना, सभी में लोग बैठ गए, उनको रोकिए अब आने के लिए रोकिए, रो फैक्टर। तो 3 फैक्टर की कहानी यहाँ पे है, बस ये 3 फैक्टर ही जानना है, खत्म हो गया, ये चुटकी में खत्म हो गया। और अब हम लोग इसको देखते हैं, लिटरली भी देखेंगे क्या होता है। फिर हम लोग आएंगे इसके बाद वाले फैक्टर में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में आएंगे, उसमें तो और भी मजेदार कहानी है। उसकी कहानी में शाहरुख खान है, और उसकी एक फैन है, उसकी एक लड़की फैन है जो शाहरुख को कभी नहीं देखी है, यहां तक कि उसको फोटोग्राफ भी शाहरुख का नहीं देखी है। और शाहरुख उसी के शहर आ रहा है, और ये शहर था गुवाहाटी। शहर कहां पे था? गुवाहाटी। एक गुवाहाटी की लड़की है जो शाहरुख खान को ना तो देखी है, ना ही वो उसको फोटोग्राफ भी नहीं देखी है, पिक्चर तो नहीं देखी है, लेकिन वो उसको करस्पॉन्ड करती है, चिट्ठियां लिखी करती है, इतने रिमोट में रहती हैं, इतने अंदर में रहती हैं। तो वो बच्चा क्या बोला? रोकिए, अभी जितनी कुर्सियां थी सभी फुल हो गई हैं, उनको रोकिए। तो रो फैक्टर आरएनए बनने के प्रोसेस को रोक देगा। क्या करेगा? रोक देगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं ना, तो एक सेल के बारे में सोचो, क्या इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है? तो बोलते हैं नहीं, इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है ना। इसका मतलब राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम में होता है, और आरएनए भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं था, वो भी साइटोप्लाज्म में ही बनेगा। वो भी कहां बना? साइटोप्लाज्म में ही बना। जब एक यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बनेगा जो बाहर निकलेगा और राइबोसोम से जुड़ेगा। तो ये जो आरएनए बन रहा था एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर बन रहा था, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए आरएनए भी साइटोप्लाज्म में बनेगा। साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म का एक और नाम क्या हो गया? साइटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड एज साइटोसोल, साइटोसोल भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब चलो दूसरे बात पे, ये जो साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे थे, तो प्रोकैरियोट में डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। बोथ आर अकरिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन साइटोसोल। जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बन रहा था, न्यूक्लियस के अंदर से ये न्यूक्लियर के पोर के थ्रू बाहर निकलेगा और तब साइटोप्लाज्म में आएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस डीएनए से आरएनए बनना न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, और ये अब बाहर आएगा और तब राइबोसोम से जुड़ेगा तो बनेगा प्रोटीन। क्लियर है? तो यूकैरियोट्स में दो फेनोमेनन दो अलग-अलग जगह पे हो रहे हैं। Transcription is occurring inside nucleus, whereas translation is occurring in cytoplasm. But in prokaryotes, both the phenomenon are occurring in cytoplasm or cytosol. यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब हम लोग फिर एक स्टेप वाइज आगे चलते हैं। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग कुछ फैक्टर का नाम लिए। पहला फैक्टर इस स्टोरी में किसका नाम बताए थे? जरा बच्चों याद करो। फर्स्ट फैक्टर जो नाम हम लोग आपको याद कराए वो कौन सा था?
पहला फैक्टर था, बोलो सोचो, पहला बोले सिग्नल पे उतर जाना, सिग्मा फैक्टर, कोर मेंबर्स को भेजे उनको लेके आने के लिए कोर फैक्टर, और रोकने के लिए जिस शब्द का प्रयोग के लिए रोको रोको रो फैक्टर। तो देयर आर थ्री फैक्टर, ऑल फैक्टर्स आर बेसिकली एंजाइम। तो यहां पे प्रोकैरियोट्स में वी आर कंसर्न विद थ्री एंजाइम और प्रोटीन बेस्ड। वो तीनों एंजाइम का नाम क्या क्या होगा? पहले एंजाइम का नाम क्या होगा? पहले एंजाइम का नाम होगा कौन सा एंजाइम? तो बोलेंगे हम लोग सिग्मा फैक्टर, दूसरा कोर एंजाइम और तीसरा रो फैक्टर। अब डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए के बनने में नाइट्रोजन बेसिस आता होगा, नाइट्रोजन बेस आना शुरू किया। सभी नाइट्रोजन बेस डीएनए की तरह, फर्क ये होगा कि यूरासिल आएगा थायामीन की जगह पे, और सब बाद में जुड़ेगा तभी ना आरएनए बनेगा। तो जुड़ने के लिए डीएनए पे डिपेंडेबल आरएनए को जोड़ने वाला एक और एंजाइम होगा जिसका नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो चलो शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। नीट के लिए बहुत ही बढ़िया, और बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए भी शॉर्ट में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड दे रहे हों। जो स्टेट बोर्ड दे रहे हो वहां भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तो वो लेवल हम लोगों का आ रहा है कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारे नहीं छूटेंगे। सब्जेक्टिव में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। कुछ बुक्स आती हैं, एग्जाम आइडिया या टुगेदर विद, इनमें से किसी एक बुक्स को ले लो और टॉपिक खत्म होने के बाद उसके पीछे के क्वेश्चन और आंसर को प्रैक्टिस करो और अपना आंसर लिख के उससे मैच कराओ। जो डिफरेंस होता है उसको रिकॉल करो और एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ो। तो दिस विल बी द वे। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कहां पे होगा ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। अभी बताए थे साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, डीएनए से आरएनए बन रहा था, तो उस एंजाइम का नाम जो जोड़ के आरएनए बनाएगा हम लोग नाम रखेंगे। डीएनए से आरएनए बन रहा था, ये डीएनए का थ्रेड दिखा दिए हम लोग, और डीएनए के बता चुके थे एक ही थ्रेड पे, मान लो इस थ्रेड पे आरएनए बन रहा है, तो ये आरएनए बन रहा है। डीएनए के जिस थ्रेड पे आरएनए बनता है उसको टेम्पलेट कहते हैं या इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। ये हम लोग दिखा चुके थे। तो अब हम लोग आ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम। ये जो जुड़ेगा, ये जब नाइट्रोजन बेसिस आ गया, यहां भी आया, यहां भी आया, और सब बेस को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम करेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो पहला हमको एंजाइम का नाम हो गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल एक्ट ओनली। ये एक ही तरह का होता है। यहां पे क्वेश्चन फिर, आरएनए 3 तरह के होंगे, एक मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए और तीसरा राइबोसोमल आरएनए। इसके प्रीवियस वाले क्लास में हमने 3 तरह के आरएनए के बारे में आपको बताया। तो तीनों तरह के आरएनए को बनाने में एंजाइम एक ही है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक ही एंजाइम है। एंजाइम 3 तरह का नहीं है, ओनली वन टाइप ऑफ एंजाइम इज देयर। एक ही तरह का एंजाइम है, ओनली वन टाइप। और ये जो वन टाइप का एंजाइम था यही ट्रांसक्राइब करेगा तीनों तरह के आरएनए को। इट विल ट्रांसक्राइब ऑल 3 टाइप ऑफ आरएनए। और आरएनए का टाइप आपको मालूम है, डीएनए के टेम्पलेट पे बनने वाला मैसेंजर आरएनए, दूसरा एमिनो एसिड को कैरी करने वाला ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा राइबोसोम के बॉडी को बनाने वाला राइबोसोमल आरएनए। 3 तरह के आरएनए की बात कर रहे थे। ऑल 3 आरएनए आर, तीनों तरह के आरएनए की हम जब बात कर रहे हैं, इन तीनों की जरूरत पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस को शॉर्ट में अगर हम लोग एक बार बताए हैं, फिर से रिपीट करेंगे। डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए बना, इसको बोले मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए आने के बाद कई राइबोसोम्स के यूनिट से आके जुड़ जाता है। इस राइबोसोम्स के यूनिट से जुड़े हुए स्ट्रक्चर का नाम है पॉलीराइबोसोम। अब आता है इसके बॉडी में 3-3 का जो नाइट्रोजन बेस होता है, इसको कहते हैं कोडोन। इसका नाम है कोड या कोडोन।
अब एक दूसरा आरएनए आता है जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। ये एमिनो एसिड को कैरी कर रहा है और इसके बॉडी में जो तीन तीन नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस है उनका नाम है एंटीकोडोन। ये भी आया और इनके कोडोन से मैच कराया। अगर मैच कर गया कोडोन और एंटीकोडोन का मैचिंग जान के हम लोग कोडोन एडेनिन अगर यूरासिल से के पास आमने सामने आ जाए तो मैचिंग हो गया। साइटोसिन के सामने अगर गुआनिन आ जाए तो मैचिंग हो गया और गुआनिन के सामने साइटोसाइनिन आए तो भी मैचिंग हो गया। जी से सी का, सी से जी का, ए से यू का या यू से ए का, ये जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन होगा इसी को कहते हैं मैच कराना। जैसे ही ये मैच करेगा ये एमिनो एसिड को ड्रॉप करेगा। तो दो सेगमेंट है, एक बड़ा एक नीचे वाले को बड़ा बना देते हैं फिलहाल समझने के लिए। तो ये ए साइट और बी साइट है, हम अभी हम उसको पूरा डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे ये एमिनो एसिड को ड्रॉप किया और आगे बढ़ गया। क्या मतलब था? मतलब तीनों तरह के आरएनए इन्वॉल्व हो गए। तीनों तरह के आरएनए क्या हो गए? इन्वॉल्व हो गए। किस काम में? प्रोटीन के सिंथेसिस में। All three types of RNA are involved. All three types of RNA are involved. कौन कौन से तीनों भाई? पहला था ट्रांसफर आरएनए, दूसरा था कौन सा नाम बताते चल रहा है? राइबोसोमल आरएनए, और तीसरे का नाम क्या था? तीसरे का नाम था, क्या नाम था? तो ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। All three RNA are involved in the process of क्या बोलेंगे? In the process of protein synthesis. तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? ये लाइन तुम्हारा क्लियर हो गया। तीनों आरएनए को बनाने के लिए एंजाइम एक ही था। कौन सा था? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए के मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, पॉली मतलब मेनी, मर्ज मतलब जोड़ना। आरएनए बनाने के लिए बहुत से नाइट्रोजन के बेसिस को वो तेजी से जोड़ेगा, इसीलिए नाम पड़ा। लेकिन बन तो रहा है डीएनए के सरफेस पे, इसीलिए नाम पड़ गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो ऑल थ्री आरएनए आर नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा ये तीनों ही एंजाइम की जरूरत होगी, है ना? सिंथेसिस वर्ड को ऊपर लिख दिए हैं, यहां पे लिख दिए हैं। ऑल थ्री एंजाइम्स आर रिकॉर्डेड। आरएनए पॉलीमरेज इज ए होलो एंजाइम। अब देखो ये बोलते हैं कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम बोलते हैं। एक कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम बोलते हैं। दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें देखो कौन कौन सा पॉलीपेप्टाइड का नाम लिखे हैं। अल्फा का 2 मॉलिक्यूल्स है, बीटा का B1 और B होगा, एक B होगा दूसरा B1 होगा, 2 मॉलिक्यूल से। ओमेगा का 1 मॉलिक्यूल से और ये सिग्मा है, ठीक है? तो इस मॉलिक्यूल्स को ऐसे बना रहे हैं, अल्फा का 2 मॉलिक्यूल्स, एक बीटा 1 और बीच में ओमेगा, ये पांचों मॉलिक्यूल्स मिल गए, इसको हम लोग कहेंगे होलो एंजाइम, है ना? अब इसके अलावा एक सिग्मा फैक्टर भी होगा, इसके अलावा एक सिग्मा फैक्टर होगा। ये पांचों मॉलिक्यूल मिलके एक एंजाइम बना रहे थे, कंप्लीट एंजाइम था। अगर हम इस सिग्मा फैक्टर को इससे रिमूव कर दें तो क्या बोलेंगे? सिग्मा फैक्टर को हम लोग अगर अलग कर दें तो अब ये होलो एंजाइम नहीं कहलाएगा। होलो एंजाइम में अल्फा के 2, बीटा के B और B1 और ओमेगा के 1 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है? अब इसको जरा देखो तो The RNA polymerase is a holo enzyme that is made up of polypeptide। कौन कौन से? अल्फा के 2, एक बीटा 1, दूसरा, तीसरा, पांचवा ओमेगा एंड फाइनली साथ में सिग्मा है। द एंजाइम विदाउट सिग्मा, ये सिग्मा को हटा दें, अगर एंजाइम विदाउट सिग्मा, अगर सिग्मा को हटा दें, विदाउट सिग्मा सब यूनिट इज रेफर्ड टू एज कोर एंजाइम, तब हम लोग जो बचेगा उसको कह देंगे कोर एंजाइम। मतलब यहां पे हम लोग ये कोर एंजाइम हुआ क्योंकि इसमें सिग्मा को ऐड नहीं किए हैं, ये कोर एंजाइम हो गया। अगर हम इसके साथ सिग्मा को ऐड कर देते तब ये हो जाता होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर बोथ आर इंक्लूडेड। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट तुमको नीट में आएगा नहीं, हम एक बता रहे हैं, क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं ना तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझा देने के बाद तुम्हें चीजों को समझने में तुम्हें मदद मिलेगी। फिर हम बताते हैं, ये हम लोग जान गए
अब हम लोग आते हैं पूरे प्रोसेस में 3 स्टेप हैं। डीएनए से आरएनए बनना शुरू हो रहा है। पूरे प्रोसेस के पहले स्टेप का नाम है इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू किए प्रोकैरियोट में। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना। डीएनए का थ्रेड खुल चुका है, एक थ्रेड पे आरएनए बनना शुरू हो गया। इनिशिएशन हो गया, शुरुआत हो गई। शुरुआत में कौन सा फैक्टर काम करेगा तुमको पता चल गया है। इनिशिएशन इज कैटेलाइज्ड बाय सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्नल्स पे उतर जाना है। हम लोगों को बोले थे आप लोग सभी लोग सिग्नल्स पे उतर जाइएगा। सिग्मा फैक्टर, इसी को हम लोग इनिशिएशन फैक्टर भी नाम दे दिए। इसी फैक्टर या एंजाइम का नाम, जिसका नाम सिग्मा फैक्टर दिया गया, इसी को इनिशिएशन फैक्टर भी कहा गया। इन द एब्सेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर, कभी कभी सिग्मा फैक्टर नहीं रहता है तो ट्रांसक्रिप्शन नॉन स्पेसिफिक वे में शुरू हो जाता है बाय कोर एंजाइम। अब इसको समझो, कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर का मतलब क्या था, सिग्नल्स पे उतरना था। एक स्पेसिफिक पॉइंट था जहां से उतरते वहां से शुरुआत होती। अब सिग्मा फैक्टर मतलब वहां पे सिग्नल काम ही नहीं किया, बस वाले को पता ही नहीं चला कहां रुकना था, वो आगे या पीछे ही कहीं रोक दिया। अब वो लोग फोन किए कि भाई हम लोग उस जगह पे तो है ही नहीं, तो जल्दी जल्दी कोर एंजाइम गए, जहां भी थे वो लोग ढूंढ के उन लोगों को ले आए, जहां भी थे। लेकिन कहां नहीं थे, वो सिग्नल पे तो नहीं थे, क्योंकि सिग्नल तो लाइट ऑफ थी, बस वाले को पता ही नहीं चला कि कहां पे रुकना है। तो इन केस ऑफ सिग्मा फैक्टर इज एब्सेंट, तो चेन इनिशिएशन कौन करेगा, शुरुआत कोर ही एंजाइम करेगा, क्योंकि वो तो जहां तक रुके हुए थे। तो कोर एंजाइम का दोनों काम हो जाएगा, शुरुआत भी करना और इलॉन्गेशन भी करना। कब, जब सिग्मा फैक्टर एब्सेंट होगा तब। ऐसे नहीं, सिग्मा फैक्टर का मतलब सिग्नल्स उतर जाना है उनको, और कोर फैक्टर का काम उनको कैरी करके लाना। लेकिन जब ये लोग गलत जगह पर उतर गए, क्योंकि सिग्नल्स काम नहीं कर रहा था, तो सिग्मा फैक्टर इज एब्सेंट। उस समय कोर एंजाइम कहीं से भी उनको ढूंढ के लाएगा, रैंडम लाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ ए सिग्मा फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नॉन स्पेसिफिकली। उस चौराहे से, अटल चौराहे से शुरू होना था, अब वहां से शुरू नहीं हुआ, अब इंदिरा गांधी चौराहे से शुरू हो गया, क्योंकि अगले जगह पे कहीं उतर गया था। नॉन स्पेसिफिकली कौन लेके आएगा, बाय कोर एंजाइम एट एनी बेस ऑफ डीएनए। कहीं से भी जो मिला उनको, जहां जहां पे मिला वहां से वो लाना शुरू कर दिया। यहां तक सबको क्लियर हो गया। सेकंड आते हैं सिग्मा फैक्टर। ये बेसिकली जब काम करता था तो प्रोमोटर को पहचानता था, तो बाइंड टू द प्रोमोटर। क्यों, क्योंकि हम लोग 3 जीन की बात किए थे, प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन। नहीं, प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन की बात कर चुके थे। प्रोमोटर जहां से चेन की शुरुआत होगी, स्ट्रक्चरल जो बॉडी बनाएगा, और टर्मिनेटर जो रोकने का काम करेगा। इस प्रोमोटर जीन को पहचानने का काम कौन करेगा, सिग्मा करेगा। तो सिग्मा बाइंड टू द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए। इसका मतलब ये स्पेसिफिसिटी को बताता है। दे प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी। कहां से स्टार्ट करना था, प्रोमोटर साइट से स्टार्ट करना था। डीएनए सारे कहां से बनेगा, प्रोमोटर से शुरुआत होगी। तो प्रोमोटर को पहचानने के लिए सिग्मा फैक्टर वहां पहुंच गया। तो प्रोमोटर को पहचाना, स्पेसिफिक साइट था प्रोमोटर। स्पेसिफिक साइट कौन था, प्रोमोटर था। पहला काम हो गया भाई। दूसरा, चलो इलॉन्गेशन किसका काम था, चेन को लेके आने का काम किसका था, कोर एंजाइम का। कुछ कोर मेंबर को भेजे थे कि जाओ उन लोगों को लेके आओ। तो आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम है ना, कोर एंजाइम इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। ये जो इलॉन्गेशन का प्रोसेस था, इसको कोर एंजाइम कैच करता है। इस काम को कौन करता है, ये कोर एंजाइम बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज है ना, कोर एंजाइम। और तीसरा, क्योंकि ये आरएनए को बनाएगा, ये स्ट्रक्चर बॉडी को बना रहा था, तो आरएनए पॉलीमरेज इज कोर एंजाइम। तीसरा कौन था, टर्मिनेटिंग फैक्टर। टर्मिनेटिंग फैक्टर कौन था भाई, रोकने के लिए बोल रहे थे, रो फैक्टर। ये रो का सिंबल है। रो फैक्टर इज रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट द प्रोसेस। ये पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए किसकी जरूरत थी, रो फैक्टर की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, रो फैक्टर की जरूरत थी। तो ये तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हो गया।
कुछ था बच्चों, कहानी बताए, दिस इज बेस्ड ऑन द स्टोरी। तो महेश सर की ऐसी पिक्चर वाली स्टोरी चलती रहेगी, जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे उतना ही इजी हो जाएगा। पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है और ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस in a compartment as there is no separation in the same compartment as there is no separation of nucleus and cytosol। साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहते हैं। एक हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखे। mRNA does not require any process to become active। नॉर्मली हम लोग जब यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो कहेंगे मैसेंजर आरएनए को हम एनर्जी डाल के उसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिव करते हैं इन यूकैरियोट। यहां पे क्या कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए को एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैसेंजर आरएनए को मैसेज को कैरी करने के लिए पोस्टमैन आता है, तुम्हारे पास मैसेज लेके आता है, चिट्ठी लेके आता है, उसको भेजने के लिए उसके स्कूटर में तेल डलवाना पड़ता है। यूकैरियोट में उसको एक्टिव करना पड़ता है, लेकिन प्रोकैरियोट में चिट्ठी आएगी कैसे? एक चिड़िया को दे दिए, चिड़िया मतलब कौन? कबूतर। और कबूतर जा 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 किसमें? प्रोकैरियोट में। कोई उसमें क्या नहीं करना पड़ा, चिट्ठी को भेजने के लिए किसी को एनर्जाइज नहीं करना पड़ा, किसी का तेल नहीं भरवाना पड़ा, किसी को गाड़ी का चार्जेस नहीं देना पड़ा। तो क्या क्या हो गया, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या क्या था? mRNA does not require any process to become active। किस केस में? प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में इनको एक्टिव करना पड़ता था। यूकैरियोट में मैसेंजर आरएनए को एक्टिव करना पड़ता था। दो बात हो गई। तीसरी और लास्ट पॉइंट, इन मेनी केसेस नॉर्मली क्या होता था, पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है तब ट्रांसलेशन होता है। पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए बाहर निकल के आता है और तब यहाँ पे प्रोटीन बन रहा होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। कई बार पहले से बने हुए एमआरएनए ही ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तो ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद होता है। तो इन मेनी केसेस ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर mRNA is transcribed। बहुत पहले शुरू हो गया। जितने mRNA पहले से थे वो प्रोटीन बनाने लगे और फिर पीछे से बाकी फिर से mRNA बनना शुरू हो गया। तो क्या क्या हुआ? तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में पहला क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक ही कंपार्टमेंट में हो रहे थे। यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर होता था। यहां पे पहला डिफरेंस मिला। दूसरा क्या मिला, मैसेंजर आरएनए को कोई एनर्जी से एक्टिवेट नहीं करना पड़ा। किसके केस में? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में उसको एक्टिवेट करना पड़ता है बाय एनर्जी रिच कंपोनेंट। हम लोग डिस्कशन किए थे एटीपी, जीटीपी, टीटीपी, थायमीन, है ना, ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम लोग ये बताए थे हम लोग कि तीन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स से हम लोग इसको एनर्जाइज करते थे। और फाइनली क्या बताया, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर पीछे से ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। पहले से बने हुए एमआरएनए से ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। तो ये तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स खत्म हो गया। अब इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग आएंगे शाहरुख खान की कहानी और महेश सर की जुबानी। मैं बताऊंगा आपको, ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होगी। ट्रांसक्रिप्शन हम लोग अभी पढ़े किसमें? इन प्रोकैरियोट्स। और अब जो टॉपिक होगा वो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स होगा। तो वेट एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।